नमस्ते। आज हम एक ऐसे मास्टरपीस का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने सिनेमा के इतिहास में एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। शटर आइलैंड, एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सचमुच दिमाग के धागे खोल देता है और आपको हर पल एक नए भ्रम में डाल देता है। सोचिए, एक घना कोहरा, समंदर के बीच एक दूरदराज का खतरनाक पागलखाना और एक जासूस जो एक लापता मरीज की तलाश में वहां कदम रखता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, धुंध छटने के बजाय और गहरी होने लगती है। ऐसा लगने लगता है मानो कोई बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा हो, और जिस रहस्य को वो सुलझाने आया है, क्या हो अगर उसका सबसे अहम मोहरा वो खुद हो। तो चलिए सीधे 1954 के उस दौर में चलते हैं। रहस्यमयी द्वीप और एक अहम मिशन। कहानी की शुरुआत हमें ले जाती है एश क्लिफ अस्पताल। अब ये कोई आम क्लिनिक नहीं है, ये शटर आइलैंड पर बना एक ऐसा अभेद्य मानसिक अस्पताल है जहां देश के सबसे खूंखार और खतरनाक आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को रखा जाता है। यही एंट्री होती है यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स और उनके नए पार्टनर चक ऑले की। उनका मिशन बड़ा ही सीधा सा लग रहा था, रेचल सोलैंडो नाम की एक लापता मरीज को ढूंढना। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द क्या था? रेचल एक ऐसे कमरे से गायब हुई थी जो बाहर से पूरी तरह लॉक्ड था। मतलब एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री। कोई सुराग नहीं कि वो बाहर निकली तो निकली कैसे। अब यहां से शुरू होती है असली दिमागी कसरत, साजिश या कोई बड़ा सच। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, द्वीप का अजीबोगरीब माहौल डराने लगता है। साफ समझ आने लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। टेडी को हर कदम पर अजीब चीजें नोटिस होती हैं। अस्पताल का स्टाफ बातों को घुमा रहा है, डॉक्टरों के जवाब बिल्कुल गोलमोल हैं, और गार्ड्स वो कुछ ज्यादा ही अलर्ट और नर्वस दिखते हैं। और इन सब के बीच टेडी को लगातार अपनी मृत पत्नी डोलोरिस के खौफनाक सपने आ रहे हैं। डोलोरिस जिसकी मौत एक भयानक आग में हुई थी। टेडी को पूरा यकीन है कि उस आग के पीछे एंड्रू लेडिस नाम का आदमी था, और शायद वो आदमी भी इसी द्वीप पर कहीं छिपा बैठा है। और फिर सामने आता है एक ऐसा सुराग जो सब कुछ उलझा देता है। एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा जिस पर बस इतना लिखा है, 67 कौन है। अब देखिए ये दिलचस्प क्यों है। अस्पताल के आधिकारिक रिकॉर्ड के हिसाब से वहां सिर्फ 66 मरीज हैं। तो फिर ये 67वां मरीज आखिर है कौन, और उसे सबसे छुपाकर क्यों रखा गया है? इस एक सवाल से पूरा मामला एक खौफनाक साजिश की तरफ मुड़ जाता है। टेडी के दिमाग में एक बहुत ही डरावनी थ्योरी आकार लेने लगती है। उसे शक होने लगता है कि वो किसी बहुत बड़े गैर कानूनी सरकारी ऑपरेशन के बीच फंस गया है। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ मरीजों पर क्रूर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और डॉक्टर सरकार के साथ मिलकर कोई बहुत खौफनाक राज दबा रहे हैं? यहीं से कहानी अपने सबसे इंटेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से में पहुंचती है। लाइट हाउस का चौंकाने वाला खुलासा। द्वीप पर एक ऐसा भयंकर तूफान आता है कि बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। टेडी खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करता है। उसका सारा शक अब उस पुराने अलग थलग पड़े लाइट हाउस पर टिक जाता है। उसे यकीन है कि सारे काले कारनामे वहीं होते हैं। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए टेडी आखिरकार उस रहस्यमयी लाइट हाउस के अंदर पहुंच ही जाता है। वहां उसका सामना होता है अस्पताल के हेड डॉक्टर कॉली से। और दोस्तों, इस लाइट हाउस की 4 दीवारों के बीच कहानी एक ऐसा पलटा खाती है कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। जो कुछ भी अब तक सच लग रहा था वो शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। और ये रहा वो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। डॉक्टर कॉली जो सच बताते हैं वो हजम करना बहुत मुश्किल है। असल में टेडी डैनियल्स नाम का कोई यूएस मार्शल है ही नहीं। ये पूरी मार्शल वाली पहचान एक सफेद झूठ है। असली सच्चाई ये है कि टेडी खुद एंड्रू लेडिस है। हाँ, वही एंड्रू लेडिस जिसे वो ढूंढ रहा था। और वो कोई जासूस नहीं, बल्कि खुद एशक्लिफ अस्पताल का मरीज नंबर 67 है। ये खुलासा एक गहरा सदमा देता है। एक दर्दनाक अतीत की सच्चाई और एक मन का टूटना। कहानी अब किसी बाहरी साजिश की नहीं रह जाती, बल्कि एक इंसान के दिमाग के पूरी तरह से कोलैप्स हो जाने, उसके बिखर जाने की एक बेहद दर्दनाक दास्तान बन जाती है। आखिर एंड्रयू के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसका दिमाग इस कदर टूट गया? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक फौजी के तौर पर उसने जो खून खराबा देखा, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। युद्ध के बाद उसकी पत्नी डोलोरेस गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो गई। लेकिन सबसे भयानक त्रासदी तब हुई
जब डोलोरेस ने अपने ही तीनों मासूम बच्चों को झील में डुबोकर मार डाला। इस खौफनाक मंजर को देखकर एंड्रयू का दिमाग सुन्न पड़ गया और उस असीमित दुख और गुस्से में उसने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। ये एक ऐसा भयंकर ट्रॉमा था जिसे कोई भी इंसानी दिमाग शायद ही बर्दाश्त कर सके। और इसी असहनीय दर्द, इसी भारी अपराध बोध से बचने के लिए जन्म हुआ टेडी डैनियल्स का। टेडी डैनियल्स कोई इंसान नहीं बल्कि एंड्रयू के ही दिमाग की एक उपज था। एक ऐसा सेफ्टी मैकेनिज्म, एक ऐसी मनगढ़ंत पहचान जिसे उसने खुद को बचाने के लिए खड़ा किया था, ताकि उसे ये याद न रखना पड़े कि वो असल में कौन है और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। उसने अपनी सारी खौफनाक यादों को अपने अवचेतन के किसी गहरे कोने में दफन कर दिया था। तो फिर ये सारा ड्रामा क्यों? ये जासूस, ये पार्टनर, ये इन्वेस्टिगेशन? दरअसल डॉक्टर कॉली ने एंड्रयू को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और अनोखा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। उन्होंने तय किया कि वो एंड्रयू को उसकी इस जासूसी वाली फैंटेसी को पूरी तरह से जीने देंगे। अस्पताल का हर डॉक्टर, हर गार्ड, हर कर्मचारी इस बड़े से नाटक का हिस्सा बन गया। मकसद सिर्फ एक था, उसे धीरे धीरे खुद सच्चाई तक पहुंचने देना। उम्मीद ये थी कि जब वो खुद सच का सामना करेगा तो शायद वास्तविकता को स्वीकार कर ले। और ऐसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होता तो बोर्ड उसके दिमाग की एक बेहद खतरनाक सर्जरी यानी लोबोटॉमी करने वाला था। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे भावुक मोड़ पर आती है। राक्षस या एक अच्छा इंसान, अंतिम विकल्प। लाइट हाउस में तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर कॉली का ये रिस्की एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। एंड्रयू अपने अतीत को मान लेता है, रोता है और सच स्वीकार कर लेता है। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अगली सुबह हालात अचानक से फिर बिगड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एंड्रयू की बीमारी वापस लौट आई है। वो चक के पास बैठा है और उसे फिर से अपना पार्टनर कहकर बुलाता है। वो फिर से बात करता है कि उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द पूरी करनी है और इस द्वीप से बाहर निकलना है। डॉक्टरों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उनके लिए इसका मतलब साफ था, एंड्रयू वापस अपने टेडी वाले भ्रम में चला गया है। उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और भारी मन से उसकी लोबोटॉमी का अंतिम आदेश पास कर दिया जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो उठकर जाने लगता है, एंड्रयू चक की तरफ मुड़ता है और एक ऐसी बात कहता है जो आज भी लोगों के जहन में गूंजती है। वो कहता है, क्या बेहतर है, एक राक्षस बनकर जीना या एक अच्छा इंसान बनकर मर जाना? इस एक सिंगल डायलॉग ने दर्शकों के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या एंड्रयू सचमुच फिर से पागल हो गया था या फिर उसने सिर्फ इसका नाटक किया था? अगर आप इस कहानी की गहराइयों में जाएं तो सबसे मजबूत थ्योरी यही निकल कर आती है कि एंड्रयू पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो सच जान चुका था, लेकिन वो अपने बच्चों की दर्दनाक मौत और अपनी पत्नी को मारने के अपराध बोध के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं जी सकता था। वो उस राक्षस के रूप में नहीं जीना चाहता था जो वो असलियत में था। इसीलिए उसने सब जानते हुए भी एक अच्छे इंसान यानी टेडी के रूप में मरना चुना और जानबूझकर उस खतरनाक सर्जरी के लिए चला गया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा मैसेज देती है। दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे मजबूत जेल किसी समंदर के बीचों बीच बना कोई आइलैंड नहीं है। वो जेल है हमारा अपना दिमाग। एक ऐसा दिमाग जो अपराध बोध, डर और खुद को दिए गए धोखे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। शटर आइलैंड सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये इंसानी दिमाग के दर्द, मेंटल ट्रॉमा और सच से भागने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर कभी जिंदगी में किसी ऐसे सच का सामना करना पड़े जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो, तो क्या इंसानी दिमाग खुद को बचाने के लिए हमेशा एक आरामदायक झूठ को ही चुनेगा? इस मुश्किल मनोवैज्ञानिक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।